बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने क्लास 9 बायोलॉजी स्टार्ट की हुई थी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस और हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 का आगाज किया जिसका नाम था द सेल, यानी कि इसके अंदर हम लोग सेल और सेल के अंदर मौजूद चंद स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सेल के इंट्रोडक्शन को देखा था और सेल के अंदर आगे पास जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो पार्ट होते हैं, उसमें पहले पार्ट को हम लोगों ने स्टडी किया था विच इज द सेल वॉल। आज हम लोग इसी सिलेबस को आगे लेके चलेंगे, तो आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करेंगे, साइटोप्लाज्म को स्टडी करेंगे और आगे पास न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और आगाज करते हैं अपने आज के लेक्चर का। तो क्लास, जैसे कि हम सबको पता है कि हम लोगों ने सेल की बात स्टार्ट की हुई थी, तो सेल के अंदर अगर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, तो व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन? इट इज द थिन एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन अराउंड द साइटोप्लाज्म। हमारे सामने एक रफली सा सेल बना हुआ है, एनिमल सेल। अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो एनिमल सेल के अंदर सेंट्रल पार्ट क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जो फ्लैट पर रहता है उसे हम लोग साइटोप्लाज्म कह रहे होते हैं। तो हम लोग एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए कि हमारे पास ये एक सेल है। सेल के अंदर जो आगे पास सेंट्रल पार्ट होता है इट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ये जितना भी आगे पास फ्लैट पाया जाता है, दिस फ्लैट इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। और इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है? डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनेल्स होते हैं, चलिए उसका जिक्र हम लोग बाद में आगे जाके कर लेंगे। तो क्लास, जैसे ही मैं किसी भी सेल की बात करता हूं, चाहे वो एनिमल सेल हो, फंजाई हो, यानी कोई भी आगे पास यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, हमारे पास क्या होता है? एक सेल होता है, उसका सेंट्रल पार्ट क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक जितना भी सेमी लिक्विड सा आगे पास जेली लाइक मटेरियल होता है इट इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। तो अगर हम लोग इस साइटोप्लाज्म की बात करें तो इस साइटोप्लाज्म को कवर करने वाली, सराउंड करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है, पतली सी थिन एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। तो नाम से भी जाहिर हो रहा होगा सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल की जो मेम्ब्रेन होती है इट इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, जिसका दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम लोग इसे कह रहे होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? इट इज अ वेरी वेरी थिन एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन अराउंड द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अराउंड जो थिन सी पतली सी मेम्ब्रेन होती है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द साइटो सेल मेम्ब्रेन। तो अगर मैं सेल मेम्ब्रेन की बात करूं तो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के लिहाज से कहा जाता है इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल का मतलब होता है आगे पास परमिशन दे देना, यानी कि आगे पास पास आउट होने की परमिशन दे देना। जैसे कि आप लोग किसी क्लास के अंदर जाओ तो क्लास के अंदर जो आगे पास परमिशन देने वाले होते हैं वो टीचर होते हैं, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स को कहते हैं आगे पास आ जाओ, कुछ कहते हैं आगे पास नहीं आओ। तो किसी भी आगे पास एंट्रेंस के लिए जो हम लोग परमिशन दे रहे होते हैं हम लोग क्या कह रहे होते हैं? परमिएबिलिटी कह रहे होते हैं। तो अगर मैं सेल मेम्ब्रेन की बात करूं तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में कहा जाता है इट इज अ सेमी परमिएबल या इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो चंद मॉलिक्यूल्स को अपने में से पास होने की इजाजत दे देते हैं और ऐसे आगे पास चंद मॉलिक्यूल, यानी कि कुछ आगे पास मॉलिक्यूल होते हैं जिसको ये क्या करता है? ब्लॉक कर देता है, पास होने नहीं देता। सिलेक्टिव का मतलब होता है चूज करके, यानी कि चुन चुनकर। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन चुन चुनकर कुछ मॉलिक्यूल को अलाउ करती है पास होने के लिए, कुछ को आगे पास नहीं कर रही होती, इसलिए हम लोग कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। हकीकत में जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जो आगे पास ना ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं ना रिडक्शन करवा सकते हैं, इनको सेल मेम्ब्रेन इजीली पास होने देते हैं। लेकिन जिनके ऊपर चार्ज होता है, आया पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, तो उनको ये क्या करता है? ब्लॉक कर देते हैं, कहीं आगे पास वो जाके सेल को डैमेज ना कर दे। तो आपके पास सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी क्या होती है कि कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करें मूव करने के लिए और कुछ मॉलिक्यूल को अलाउ ना किया जाए, बल्कि उनको ब्लॉक कर लिया जाए। अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं कि सेल मेम्ब्रेन किस से मिलकर बनी हुई है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर तीन मेजर आगे पास मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। वन इज कॉल्ड एज द प्रोटीन, अदर वन इज कॉल्ड एज द लिपिड्स और थर्ड वन इज कॉल्ड एज द कार्बोहाइड्रेट। और प्रोटीन और लिपिड के मुकाबले में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं आगे पास बहुत ही कम मिकदार के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर पाए जाते हैं। तो कंपोजिशन के अंदर प्रोटीन होती है, लिपिड्स होते हैं एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं क्लास इसके अरेंजमेंट की बात करूं, यानी कि तीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, प्रोटीन पाई जाती है, लिपिड्स पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है, कैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज हुए होते हैं? अब उस अरेंजमेंट को या उसके स्ट्रक्चर को या उसके पैटर्न को आगे पास डिस्क्राइब करने वाला एक लॉ था विच इज कॉल्ड एज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो एक मॉडल आगे पास एक्सप्लेन किया अगर, इसका नाम क्या था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के तहत जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है इट इज द लिपिड बाई लेयर in which protein molecules are
सबमर्ज। वो कहते हैं फ्लैट मोज़ेक मॉडल के तहत हुआ क्या था, हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल होता है आपके सामने बना भी हुआ है, इट इज द लिपिड बाइलेयर। ये जो आपको एक लाइन नजर आ रही है आगे पास, ये लिपिड की लेयर, आगे पास ये भी क्या है, लिपिड की लेयर है। तो होता क्या है, लिपिड बाइलेयर, बाय का मतलब होता है दो, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड होते हैं, जो फॉस्फोलिपिड जिसके लिपिड की टाइप होती है, जो फॉस्फोलिपिड होती है वो क्या होती है, लेयर्स की फॉर्म में होती है, और लेयर्स भी कितनी होती है, बाय यानी के दो। यानी कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, लिपिड की दो लेयर्स होती है, यानी कि लिपिड बाइलेयर होते हैं, जिसमें होता क्या है, इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड और सबमर्ज। इसमें होता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज द लिपिड बाइलेयर, ये आगे पास चलती जा रही है, और कुछ कुछ वक्फे के बाद क्या होता है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल यहां पे आके एम्बेडेड हो रहे होते हैं, स्टक कर रहे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, सबमर्ज हो रहे होते हैं। तो व्हाट इज द लिपिड फ्लैट मोज़ेक मॉडल, इट इज द लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर द सबमर्ज। और कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, आगे पास प्रोटीन के साथ भी होते हैं, लिपिड के साथ भी अटैचमेंट शो कर रहे होते हैं, हम लोग आगे जाके पढ़ते हैं। तो फ्लैट मोज़ेक मॉडल, लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन। अगर मैं आगे पास फ्लैट मोज़ेक मॉडल के आगे पास नाम की हिस्ट्री में जाएंगे, आखिर क्या ऐसी रीजन थी कि इस मॉडल का नाम हम लोगों ने फ्लैट मोज़ेक मॉडल ही रखा। अगर मैं फ्लैट की बात करूं तो फ्लैट हम लोग ऐसे किसी भी मैटर की हालत को कह रहे होते हैं जिसमें फ्लो करने की एबिलिटी होती है, जैसे कि गैस से गैस के मॉलिक्यूल्स फ्लो कर सकते हैं, पानी या पानी बह सकता है, यानी कि फ्लो कर सकता है। अब अगर मैं फ्लैट की बात करूं तो फ्लैट आगे पास मुलायम सी चीज, सॉफ्ट, यानी कि आगे पास फ्लो करने वाली। अब ये आगे पास फ्लूइडिटी जो होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो किसकी वजह से होती है, लिपिड्स के मॉलिक्यूल की वजह से होती है। और मोज़ेक का मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस मैनर। एक मैनर होता है कंटिन्यूअस, यानी कि कोई चीज चली है और वो लगातार चलती जा रही है, इसका मतलब कंटिन्यूअस। एक होती है डिसकंटिन्यूअस मैनर, आगे पास चीज गई फिर रुकी फिर आई, फिर रुकी फिर आई, फिर आई, रुकी फिर आई। दिस इज कॉल्ड एज द मोज़ेक मैनर और द डिसकंटिन्यूअस मैनर। हमें पता है आगे पास फ्लूइडिटी किसकी वजह से होती है, लिपिड्स की वजह से होती है। और लिपिड की जब बाइलेयर चल रही होती है तो उसमें आगे पास डिसकंटिन्यूअस मैनर, यानी कि वक्फे दर वक्फे के बाद क्या होता है, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल वहां पे आके एम्बेडेड कार्य होते हैं। क्योंकि प्रोटीन का जो आगे पास मैनर होता है वो मोज़ेक मैनर होता है, डिसकंटिन्यूअस मैनर होता है, इसलिए हम लोगों ने इसका नाम क्या रखा हुआ है, फ्लैट मोज़ेक मॉडल रखा हुआ है। तो फ्लैट मोज़ेक मॉडल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के आगे पास स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करने वाला मॉडल होता है, जिसके तहत लिपिड की बाइलेयर होती है, जिसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। आगे आपकी बुक लिखती है कि लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर मूव लैटरली। जो आगे पास ये लिपिड्स और प्रोटीन्स होती हैं आगे पास स्टैटिक पोजीशन के अंदर नहीं होते, ये रुके नहीं होते, बल्कि ये क्या करते हैं, आगे पास मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। और इनकी मूवमेंट की वजह से हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो हर जगह कांस्टेंट नहीं होता। किसी जगह आगे पास ये लैटरली मूव कर जाते हैं, किसी जगह आगे पास इनकी मूवमेंट कम होती है, किसी जगह मूव करके आगे पास प्रोटीन्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, किसी तरह आपके पास वक्फे के अंदर होते हैं। तो हमारे पास इनकी वजह से चूंकि लिपिड्स और प्रोटीन्स मॉलिक्यूल मूव लैटरली, आगे पास लैटरली मूव कर रहे होते हैं, इसलिए इसका जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो पूरे आगे पास सेल के अंदर एक जैसा नहीं होता, बल्कि कहीं पे आगे पास प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा होगी, कहीं लिपिड की अमाउंट ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। तो अगर हम लोग इसके आगे बात करें तो कहते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो हम लोगों ने बात की थी कंपोजिशन के अंदर कि कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर, लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्लैट मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग, ये आपके पास अकेले नहीं होते, बल्कि कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी कि किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलकर आगे पास कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो या तो लिपिड के साथ कंबाइन होते हैं या तो प्रोटीन के साथ कंबाइन होते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच होंगे, कंबाइन होंगे, दिस कंबाइंड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोप्रोटीन। याद रखना बायोलॉजी के अंदर जहां कहीं हम लोग ग्लाइको का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ये कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ग्लाइको प्रोटीन, ग्लाइको यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब मिलते हैं तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, ग्लाइको प्रोटीन कह रहे होते हैं। इस तरह या तो कार्बोहाइड्रेट हमें लिपिड के साथ कंबाइंड फॉर्म के अंदर मिलेगा, और जब ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मिलेगा तो कार्बोहाइड्रेट के लिए अभी हमने कहा ग्लाइको लिपिड, तो इट इज कॉल्ड एज द ग्लाइको लिपिड। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमें दो हालतों के अंदर मिलता है, या तो हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलता है या तो लिपिड के साथ। अगर प्रोटीन के साथ होगा तो ग्लाइको प्रोटीन, अगर लिपिड के साथ होगा इट इज कॉल्ड एज द ग्लाइको लिपिड। और अगर मैं यूकेरियोटिक सेल की बात करूं, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो यूकेरियोटिक सेल होते हैं ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। अब प्रोमिनेंट न्यूक्लियस के साथ साथ उनका जो साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पे डिफरेंट किस्म की सेल ऑर्गेनेल्स पाई जाती है, जिसको सराउंड करने वाली मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। तो इन यूकेरियोटिक सेल मेनी सेल ऑर्गेनेल्स आल्सो बाउंड बाय द सेल मेम्ब्रेन व्हिच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की हम लोगों ने डेफिनेशन देखी, उसका फंक्शन देखा क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। अब किसी भी मटेरियल ने सेल के अंदर दाखिल होना तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की इजाजत
लेता है। और इसकी नेचर कैसी है सेल मेम्ब्रेन की, इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि चंद मॉलिक्यूल को तो अलाउ करती है लेकिन चंद मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, ब्लॉक कर देती है। कंपोजिशन के लिहाज से प्रोटीन्स पाई जाती है, लिपिड्स पाई जाते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, और वो आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में पाया जाता है। और हम लोगों ने फ्लैट मोज़ेक मॉडल को पढ़ा कि इसके तहत लिपिड बाय लेयर होती है, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं, और कुछ ऑर्गेनेल्स के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो आइए हम लोग अपने आपके पास अगले सब टॉपिक जानी बढ़ते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। तो अगर मैं साइटोप्लाज्म की बात करूं तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल इनसाइड द सेल। अभी हम लोगों ने जिक्र किया था दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी आगे पास जो फ्लेडी पार्ट होता है इट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। तो आगे पास सेल है और सेल के अंदर ये जेली लाइक मटेरियल जो सेल को फिलअप कर रहा होता है इट इज कॉल्ड एज द cytoplasm। तो what is a cytoplasm? The jelly-like substance that fill inside the cell। तो सेल के अंदर वाली आगे पास जगह को फिल करने वाला जेली-like substance को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म कह रहे होते हैं। अगर मैं साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन के बारे में बात करूं, आखिर क्या क्या मटेरियल होते हैं जो इसके आगे पास बना रहे होते हैं, तो साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर मुझे बहुत ज्यादा मिकदार में मिलता है, तकरीबन 90% वाटर ही होता है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स मिलते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं, सॉल्ट्स मिलते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं, कुछ लिपिड्स भी मिलती हैं, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल भी ऑब्वियसली होते हैं, डिफरेंट किस्म के आगे पास और भी सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। तो दिस इज द कंपोजिशन। अगर मैं फंक्शन के बारे में बात करूं, सेल साइटोप्लाज्म का सेल के अंदर फंक्शन क्या होता है, तो याद रखना आगे बुक ने 4 फंक्शंस बताए हुए, हम चारों को बारी बारी करके आपके पास वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला फंक्शन क्या है, मीडियम फॉर द ऑर्गेनेल्स। अभी हम लोगों ने जिक्र भी किया था जितने भी आगे पास सेल होते हैं, सेंट्रल पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के यहाँ पे सराउंडिंग पे क्या होते हैं, डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे आगे पास कोई गोल्गी ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ यहाँ पे आगे पास एंडोप्लाज्म रेटिकुलम अटैच हुए होते हैं। तो डिफरेंट किस्म के क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, कहां पे, सेल के अंदर। अब वो सेल ऑर्गेनेल्स पाए कहां पे जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म को मीडियम दे रहा होता है, जगह प्रोवाइड कर रहा होता है किनको, ऑर्गेनेल्स को, ताकि वो क्या कर सके, सेल के अंदर मूवमेंट शो कर सके, अपने प्रॉपर फंक्शंस परफॉर्म कर सके। तो ऑर्गेनेल्स आगे पास अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए साइटोप्लाज्म की करता है, उनको एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा होता है, एक जगह प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके अलावा अगला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ द मीडियम। इसके अलावा एक सेल के अंदर इस जगह से इस जगह, इस जगह से इस जगह, जितने भी आगे पास मटेरियल है जो सेल के अंदर मूव करने होंगे, वो सारे के सारे मूवमेंट कौन करवा रहा होता है, इट इज डन बाय द साइटोप्लाज्म। हकीकत में साइटोप्लाज्म के अंदर आगे पास एक मूवमेंट शो होती है, आगे पास सर्कुलर फॉर्म के अंदर मूवमेंट होती है, और इसी मूवमेंट के जरिए वो क्या कर रहा होता है, आगे पास सब्सटेंसेस को पूरे सेल के अंदर मूव करवा रहा होता है। इसके अलावा इट इज आल्सो प्रोवाइड अ साइट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, और बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो आगे पास सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस हो गया, ये सारे के सारे कहां पे होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। इनको आगे पास जगह भी कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, साइटोप्लाज्म प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके बाद अगला फंक्शन है स्टोर्स वाटर एंड द वेस्ट प्रोडक्ट। साइटोप्लाज्म क्या करता है, हमारे सेल के अंदर जितने भी आगे पास वाटर्स होते हैं, फूड मटेरियल्स होते हैं सेल के लिए, वेस्ट मटेरियल जो बनती है, वो सारे के सारे कहां पे स्टोर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ही स्टोर होते हैं। इसके अलावा साइड बॉक्स पे आके बुक लिख दिया था, लिक्विड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज द साइटोसोल। व्हाट इज द साइटोसोल? हकीकत में साइटोप्लाज्म के दो पार्ट होते हैं, वन इज कॉल्ड एज द साइटोसोल, अदर वन इज कॉल्ड एज द साइटोजेल। जो इसका लिक्विड पार्ट होता है, जहां पे आगे पास ऑर्गेनेल्स वगैरह यूज होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, आगे पास दिस इज कॉल्ड एज द साइटोसोल, और जहां पे आगे पास जो पेरिफेरी वाला साइट होता है इट इज कॉल्ड एज द साइटोजेल। तो आगे पास यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, दिस लिक्विड पोर्शन इज कॉल्ड एज साइटोसोल, और जितने भी एक ग्लाइकोलिसिस के केमिकल रिएक्शन होते हैं वो कहां पे होते हैं, साइटोसोल के अंदर ही हो रहे होते हैं। प्लस अगला हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर या प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी हम लोगों ने स्टडी किया था कि न्यूक्लियस की बुनियाद पे हम लोग सेल को डिवाइड कर रहे होते हैं, और यूं डिवाइड करते हैं कि एक सेल यूकैरियोटिक सेल कहलाता है, दूसरा सेल प्रोकैरियोटिक सेल कहलाता है। इस बात को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हम लोगों ने लफ्जी मतलब से सीखने की कोशिश की थी। प्रो मींस बिफोर, कैरियन मीन न्यूक्लियस, यानी कि वो सारे के सारे सेल जो न्यूक्लियस की इवॉल्व होने से पहले मौजूद है, दिस इज कॉल्ड एज द प्रोकैरियोटिक सेल, और यू का मतलब होता है ट्रू कैरियन न्यूक्लियस, और वो सारे के सारे सेल जिनके अंदर ट्रू और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है, इट इज कॉल्ड एज द यूकैरियोटिक सेल। अब व्हाट इज द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, व्हाट इज द इनप्रोमिनेंट न्यूक्लियस? अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं, तो एनिमल सेल के अंदर आपको नजर भी आ रहा होगा कि जितना हमारा न्यूक्लियर मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर, इन सबको बाउंड करने वाली एक मेम्ब्रेन होती है, व्हिच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर इनवेलप। और ऐसे सारे के सारे सेल
जिनके अंदर ऐसा न्यूक्लियस पाया जाता है कि उसको बाउंड करने वाली न्यूक्लियर इनवेलप होती है, दिस न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। और जहां भी आपके पास जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, इट इज कॉल्ड इट सेल इज कॉल्ड एज द यूकेरियोटिक सेल। और अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर किसी किस्म का कोई भी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। इसके लिए हम लोगों ने एग्जांपल बनाई थी बैक्टीरिया की, और बैक्टीरिया के अंदर हम लोगों ने कहा था कि उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो यहाँ पे आगे पास साइटोप्लाज्म के अंदर ही पड़ा हुआ होता है, आगे पास सबमर्ज हुआ है, और इसी के अंदर वो फ्लोट कर रहा होता है। इसको बाउंड करने वाली किसी भी आगे पास न्यूक्लियर इनवेलप नहीं होती। तो वो सारे के सारे सेल जिनके अंदर न्यूक्लियर इनवेलप वाला न्यूक्लियस नहीं पाया था, इट इज कॉल्ड एज द प्रोकैरियोटिक सेल, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। और प्रोकैरियोटिक सेल का जितना भी ये न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जितना भी आगे पास ये क्रोमेटिन मटेरियल होता है, ये किससे मिलकर बना होता है? ओनली एंड ओनली डीएनए। लेकिन यूकेरियोटिक सेल का जितना भी क्रोमेटिन मटेरियल होता है, हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, डीएनए और प्रोटीन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ होता है। तो दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बुनियाद पे प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होगा। और प्रोमिनेंट जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, इनके अंदर जो आगे पास न्यूक्लियर मटेरियल या क्रोमेटिन मटेरियल होता है, वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहा होता है। अगर हम लोग न्यूक्लियस की पोजीशन के लिहाज से बात करें तो न्यूक्लियस की पोजीशन के लिहाज से हमारे पास दो तरह के सेल्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। वन इज कॉल्ड एज द एनिमल सेल, अदर वन इज कॉल्ड एज द प्लांट सेल। अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो एनिमल सेल के अंदर क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल पोजीशन के अंदर पाया जाता है। लेकिन अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल के अंदर चूंकि एक सेंटर के अंदर बहुत बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है, और वो क्या करता है? जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को साइड पे, पेरिफेरी साइड पे यहाँ पे रिपेल कर देता है, आगे पास प्रोपेल कर देता है। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी यानी कि साइड में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन के साथ ही होता है तकरीबन। और क्योंकि उसके सेंटर के अंदर क्या होता है? बहुत बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो कहां पे होता है? सेंट्रल पोजीशन के अंदर मौजूद होता है। अगर मैं इसके पार्ट्स की बात करूं, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस? तो न्यूक्लियस के जो पार्ट्स होते हैं, देयर आर द मेनी पार्ट्स। हम लोग देखते हैं क्या क्या आपकी बुक के अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं। वन इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर एनवेलप, देन द न्यूक्लियर पोर्स, देन द न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियोलाई जिसका सिंगुलर फॉर्म न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमेटिन मटेरियल जो है कंडेंस होकर क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। तो वन बाय वन हम लोग सबको स्टडी करते हैं। तो पहला हमारा पार्ट है न्यूक्लियर इनवेलप। अभी हम लोगों ने बात की इनवेलप क्या होता है? आगे पास कवर करने वाला किसी भी चीज को, न्यूक्लियर न्यूक्लियस को। तो जो न्यूक्लियस के अंदर आगे पास ये सारा मटेरियल होता है, इसको बाउंड करने वाला जो इनवेलप होता है, जो आगे पास मेम्ब्रेन होती है, दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर इनवेलप। और अगर मैं न्यूक्लियर इनवेलप की बात करूं तो इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस। ये आगे पास क्या होती है? दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, आपको नजर भी आ रहा होगा। तो ये आगे पास दो मेम्ब्रेन्स मिलकर क्या करते हैं? न्यूक्लियस को कवर कर रहे होते हैं, दिस इनवेलप इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर इनवेलप। अगला हमारे पास पार्ट है न्यूक्लियर पोर्स। जो आगे पास न्यूक्लियर इनवेलप होता है, ये दोनों के दोनों सेल जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, आगे पास कई जगह पे आगे आपस में मीट करती है, और वहां पे छोटे छोटे पोर्स बनते हैं, और वो पोर्स जो न्यूक्लियर इनवेलप के अंदर पाए जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर पोर्स। और ये न्यूक्लियर पोर्स क्या कार्य होते हैं? आगे पास ट्रांसपोर्ट के अंदर मदद कार्य होते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लास्ट। तो न्यूक्लियोप्लास्ट में अगर कोई चीज ने आगे पास बाहर जाना हो साइटोप्लास्ट के अंदर, या साइटोप्लास्ट से किसी चीज ने बाहर आना हो, सॉरी अंदर जाना हो न्यूक्लियस के अंदर, वो सारे के सारे किसके जरिए जा रहे होते हैं? न्यूक्लियर पोर्स के जरिए ही जा रहे होते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोप्लास्ट। हम लोगों ने अभी बात की थी, हमारे पास सेल होता है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी जेली लाइक मटेरियल होता है, इट इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर मुझे जेली लाइक मटेरियल मिलता है। तो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जो मुझे जेली लाइक मटेरियल मिलता है न्यूक्लियस के अंदर, दिस जेली लाइक मटेरियल इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोप्लास्ट। और अगर मैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप पे देखता हूं तो मुझे नजर आता है कि न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? बहुत छोटे छोटे सर्कुलर फॉर्म के अंदर चंद स्ट्रक्चर्स मुझे मिलते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोलस। तो हमारे पास दिस इज द न्यूक्लियोलस, जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अगर मैं देखूं, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करूं, तो न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर मुझे आगे पास छोटे छोटे स्मॉल आपके पास सर्कुलर फॉर्म के अंदर स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोलस। अगर ज्यादा होगा तो उसे हम लोग क्या कह रहे होंगे? न्यूक्लियोलाई कह रहे होंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई? तो आगे पास जो न्यूक्लियोलस होती है क्या करता है? राइबोसोम्स की असेंबलिंग कर रहा होता है, यानी कि यहाँ पे आके जो राइबोसोम्स के स्मॉल यूनिट और सब यूनिट होते हैं आपस में क्या करते हैं? आगे पास बनते हैं और मीट कर रहे होते हैं। तो यह राइबोसोम्स को असेंबल करवा रहा होता है। राइबोसोम क्या होते हैं? हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? प्रोटीन्स की सिंथेसिस के अंदर रोल प्ले
कार्य होते हैं। अगला हमारे पास जो मेन पार्ट होता है इसका, यानी कि मेन आगे पास स्ट्रक्चर होता है, जिसका कॉल्ड क्रोमाटिन। अब क्रोमाटिन क्या होता है, अगर मैं किसी भी आगे पास न्यूक्लियस को देखूं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो मुझे पता चलता है जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, यहाँ पे मुझे दागों की तरह, यानी कि जैसे पानी के अंदर दागे फैले हुए होते हैं, इसी तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कुछ नजर आते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज द क्रोमाटिन मटेरियल। तो व्हाट इज द क्रोमाटिन मटेरियल? इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और ये किससे मिलकर बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ द डीएनए एंड प्रोटीन, और मेनली इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर क्या बनते हैं? क्रोमाटिन मटेरियल बनते हैं। और जब कभी हमारे पास सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, सेल डिवाइड करना स्टार्ट करता है, सेल डिवीजन यानी कि ऐसी आगे पास प्रोसेस जिसके अंदर सेल अपनी तादाद के अंदर इजाफा करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, यानी कि सेल आपके पास नंबर को इंक्रीज करे, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज सेल डिवीजन। और जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, स्टार्ट होते ही वक्त वो क्या करता है? अपने पास क्रोमाटिन मटेरियल को क्रोमोसोम के अंदर कंडेंस करता है, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो क्या करते हैं? एक दूसरे के पास आते हैं, हार्ड फॉर्म बनाते हैं, और हार्ड फॉर्म के अंदर क्या करते हैं? खुद को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? क्रोमोसोम्स के अंदर। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द क्रोमोसोम। तो जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, यही क्रोमाटिन मटेरियल कंडेंस होते हैं, एक दूसरे के आगे पास करीब आते हैं, कंडेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, व्हिच इज कॉल्ड एज द क्रोमोसोम। अगर मैं क्रोमोसोम के बारे में बात करूं, तो क्रोमोसोम के बारे में कहा जाता है इट इज द हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल एक ऐसा आगे पास मटेरियल होता है जो क्या करता है? हमारे विरासत के अंदर मूव कर रहा होता है। आप लोगों ने अक्सर का सुना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं? अपने आबाओ अजदाद से कुछ कैरेक्टरिस्टिक लेके आ रहे होते हैं, जिसकी बुनियाद पे आप लोग कह रहे होते हो कि आगे पास तुम्हारी फुफ्फो के साथ मिलती है, चाचू के साथ मेरी होती है, वगैरह वगैरह। अब वो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक हमारे आबाओ अजदाद से आ रही होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ रही होती है, वो हकीकत में हमारा यही क्रोमोसोम या क्रोमाटिन मटेरियल होता है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट हो रहा होता है। ये कैसे कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है? हकीकत में जो क्रोमोसोम होता है, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के जीन्स पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए, बी, सी, डी। तो यहाँ पे क्या होता है? डिफरेंट किस्म के जीन्स पाए जाते हैं, और ये जीन्स क्या कार्य होते हैं? हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कार्य होते हैं। हत्ता कि जितनी भी एक्टिविटीज होती है पूरे सेल की या पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो सारे के सारे कौन कंट्रोल कर रहा होता है? यही जीन्स कंट्रोल कार्य होते हैं, जो क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं। अब चूंकि अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं, तो क्रोमोसोम क्या करता है? हमारे सारी की सारी सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है, इसलिए हम लोग न्यूक्लियस को क्या नाम देते हैं? इट इज द कंट्रोल सेंटर। तो ये क्या होता है? कंट्रोल सेंटर के तौर पर भी एक्ट कर रहा होता है। जैसे किसी भी, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था, जैसे भी आपके पास किसी भी शहर यानी कि सिटी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट होती है, इस तरह हमारे सेल के अंदर एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्योंकि न्यूक्लियस हमारे सेल की हर तरह की ऑल एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? कंट्रोल सेंटर भी कह रहे होते हैं। तो दिस इज आवर टुडे टॉपिक। उम्मीद है आज के टॉपिक के अंदर आपको किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।